ये कहानी है क्रिस वॉशिंगटन की, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी फोटोग्राफर है जिसकी कोकेशन गर्लफ्रेंड रोज है। क्रिस रोज के कहने पर हिचकिचाता हुआ उसके माता पिता से मिलने और उसकी कंट्री स्टेट पर अपना वीकेंड बिताने के लिए राजी होता है। रास्ते में ड्राइविंग से ध्यान हटने पर वो एक हिरण को टक्कर मार देते हैं, जिसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब क्रिस की आईडी मांगता है तो रोज भड़क जाती है, क्योंकि उसका कहना था कि ड्राइविंग वो कर रही थी, तो पुलिस को क्रिस की आईडी की क्या जरूरत थी। ऑफिसर रोज की बातों को सुनने के बाद क्रिस की आईडी लेने के बाद भी उसे नहीं देखता है और इस घटना को एक मामूली बताकर उसे रफा दफा कर देता है। एक बार जब क्रिस आर्मिटेज कंट्री स्टेट पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर पहले से ही अफ्रीकी अमेरिकी ग्राउंड स्पीकर और हाउस कीपर रह रहे हैं। क्रिस अपने जैसे लोगों को देखकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन रोज उसे समझाती है कि ये सब उनके बहुत पुराने हैं। जल्द ही रोज के माता पिता क्रिस का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। रोज के पिता डीन एक न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट थे और माँ मिस्सी हिप्नोथेरेपिस्ट थी। रोज के पिता डीन क्रिस को अपना घर दिखाते हैं और अपनी हल्की फुल्की बातों में क्रिस को उलझाते हैं, लेकिन रात के खाने से पहले रोज का छोटा भाई जेरेमी आता है। जेरेमी अफ्रीकी अमेरिकियों के बारे में कई तरह की झगड़ेलू बातें करता है और क्रिस से कहता है कि वो उसे अपने कुछ पैंतरे उस पर आजमाए, क्योंकि क्रिस जूडो कराटे जानता था। लेकिन रोज जल्द ही मामले को अलग कर देती है। बाद में उस रात क्रिस को सोना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो स्मोकिंग करने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन तब क्रिस बहुत डर जाता है जब आर्मिटेज के ग्राउंड कीपर वाल्टर को अपनी ओर दौड़ता हुआ देखता है। वहीं उनकी हाउस कीपर जॉर्जिना भी अजीब तरह से काम कर रही थी, जो भूत की तरह घर के चारों ओर घूम रही थी। क्रिस ये सब अनोखापन देखकर इसे एक रात कहने का फैसला करता है, लेकिन रोज की माँ मिस्सी उसे सिगरेट पीते हुए पकड़ लेती हैं और उसे अपनी स्मोकिंग की आदत को ठीक करने की नीयत से उसे हिप्नोटाइज करती हैं। हिप्नोटाइज सीजन से गुजरने के लिए उसे मजबूर करती हैं, जहां वो एक बच्चे के रूप में अपनी माँ की मौत को याद करता है और अपनी माँ की मौत के संबंध में क्रिस की दोषी भावनाओं को जानने के बाद मिस्सी इन भावनाओं की मदद से क्रिस की बिना मर्जी के बावजूद उसे एक गहरे अंधेरे में डाल देती हैं। वो क्रिस की चेतनाओं को उस अंधेरे में डुबो देती हैं, जिसे वो द सन केन प्लेस कहती हैं। जब क्रिस ट्रांस से जागता है तो वो खुद को एक बार फिर बिस्तर पर पसीने से लथपथ पाता है। शुरुआत में वो इस पूरी बात को एक सपना मानकर उसे खारिज कर देता है, लेकिन महसूस करता है कि ये वास्तव में असली था, क्योंकि सिगरेट से उसे अब नफरत होने लगी थी। क्रिस जब वॉल्टर से मिलता है तो वो इस बात को कंफर्म करता है कि वो वास्तव में हिप्नोथेरेपी सीजन से गुजरा था और कुछ समय के लिए वो मिस्सी के साथ ही था। क्रिस वॉल्टर और जॉर्जिना के इस अजीब बातचीत से परेशान था, लेकिन क्रिस इसे टालने की कोशिश करता है। काफी वक्त बीतने के बाद अमीर कोकेशन मेहमानों की भीड़ उनकी फैंसी एनुअल पार्टी के लिए आर्मिटेज स्टेट में पहुंचती है। ये मेहमान क्रिस में काफी गहरी दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से, मानो जैसे क्रिस के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। मेहमानों की अजीब बातों से छुटकारा पाने के लिए क्रिस उस भीड़ से अलग हो जाता है, जहाँ वो जिम हडसन से मिलता है, जो एक आर्ट डीलर था। क्रिस उसकी तारीफ करता है, लेकिन दुख की बात ये थी कि जिम अंधा था, लेकिन वो एक फोटोग्राफर के रूप में क्रिस के काम में खास दिलचस्पी रखता है। कुछ हद तक ठीक होने के बाद क्रिस उस पार्टी में लौटता है, जहां उसकी मुलाकात एक और अफ्रीकी अमेरिकी आदमी से होती है, जो अपनी पहचान लोगन किंग के रूप में देता है। लोगन जवान होने के बावजूद भी बातें बिल्कुल बूढ़े लोगों की तरह करता है। उसका बिहेवियर भी बिल्कुल शांत था। वो एक मशीन की तरह बात का जवाब दे रहा था। उसकी पत्नी की पसंद और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी, जो एक भारी भरकम कोकेशन औरत जो लोगन से लगभग 30 साल बड़ी थी। लोगन से मिलने के बाद क्रिस को किसी ऐसे आदमी की याद आती है जिसे वो एक बार जानता था, इसलिए वो लोगन के बारे में पता करने के लिए अपने दोस्त रॉड विलियम्स, जो टीएसए एजेंट था, उसे लोगन की तस्वीर भेजने के लिए उसकी तस्वीर लेता है। लेकिन उसके फोन की फ्लैश से लोगन के नाक से खून बहने लगता है और बड़ी बुरी तरह से क्रिस पर चिल्लाकर यहाँ से उसे भागने को बोलता है। लेकिन कुछ मेहमान
मेहमान उसे रोकते हैं और शांत कराते हैं। लोगन मेस्सी के साथ कमरे से बाहर आता है, पर पहले की तरह, क्योंकि मेस्सी ने उसे हिप्नोटाइज किया था जो वो पहले था। वो वहाँ बैठे मेहमानों से अपनी इस बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है, ये बताते हुए कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था जिसके असर से वो ऐसा हो गया था। क्रिस लोगन और मेहमानों के इस अजीब बर्ताव से काफी घबरा जाता है। क्रिस इस बात को रोज से शेयर करता है और यहाँ से अब अपने घर जाने की बात करता है, लेकिन रोज भी क्रिस की माँ की तरह उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे यहाँ रोकने में कामयाब हो जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आर्मिटेज फैमिली अपने मेहमानों के सामने क्रिस की नीलामी कर रही थी। वहीं इस नीलामी में जिम हडसन ने बोली को जीत लिया था, जिसके बाद इस डील को पूरा करने के लिए डीन अपने काम में लग जाता है। इस बीच क्रिस लोगन की तस्वीर रॉड को भेजने में कामयाब हो जाता है, जो लोगन को पहचान लेता है। रॉड लोगन की असली पहचान बताता है। उसका असली नाम आंद्रे हाइवर था, जहाँ वो पिछले 6 महीनों से लापता था। रॉड लापता लोगों की रिपोर्ट पुलिस को देता है, लेकिन पुलिस उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक बनाती है। क्रिस जब भागने की तैयारी कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक छोटा कैबिनेट मिलता है, जिसमें रोज की तस्वीरों से भरा एक बॉक्स क्रिस को मिलता है। बॉक्स में उसे बहुत सारे काले लड़कों के साथ रोज की फोटो मिलती है और साथ ही उसे जॉर्जिया की भी तस्वीर रोज के साथ मिलती है। ये सारी तस्वीरों का कलेक्शन रोज के पिछले शिकार हुए लड़कों का था। क्रिस अब जान गया था कि यहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। पूरा आर्मिटेज परिवार उसे यहाँ से जाने से रोकता है और वहीं रोज की असलियत भी क्रिस जान चुका था। अंत में रोज भी उसे बताती है कि उसने क्रिस के साथ जो कुछ भी किया वो सब उसे फंसाने के लिए किया। क्रिस के वहाँ से भागने से पहले ही मिस्सी उसे अपने उसी कप से बेहोश कर देती है, जिससे उसने उसे हिप्नोटाइज किया था। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक टीवी सेट के सामने गेम रूप में एक चमड़े की कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। क्रिस जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने टीवी चलता है, जिसमें रोज के दादा का एक वीडियो चलाया जाता है। वो रोमन अपहरण के पीछे की भयानक सच्चाई को दिखाते हैं, जहाँ अफ्रीकी अमेरिकी लोगों का इस्तेमाल करके न्यूरो सर्जरी की मदद से उनके शरीर का इस्तेमाल किया जाता था। टीवी की स्क्रीन अचानक रोमन से जिम हडसन में बदल जाती है। जिम क्रिस को बताता है कि उसने उसे बोली लगाकर उसे खरीद लिया है ताकि उसकी आंखों का एक नया सेट उसे मिल सके और साथ ही क्रिस की यूनिक काबिलियत भी उसे मिल सके। उसे जब दोबारा होश आता है तो खुद को हिप्नोटाइज होने से बचने के लिए वो अपने कानों को कुर्सी की स्टफिंग से भर लेता है। वो जेरेमी और टीन दोनों को मारने में कामयाब हो जाता है जब वो उसे सर्जरी के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं। जेरेमी की कार से भागते वक्त क्रिस जॉर्जिया को टक्कर मार देता है और अपनी बचपन की गलतियों को याद करने के बाद क्रिस उसे अपनी कार में लाता है, लेकिन ये जानकर डर जाता है कि वो भी ब्रेन स्विच प्रोसेस से गुजरी थी। जॉर्जिना वास्तव में मैरियन रोज की दादी थी। वो क्रिस को बेरहमी से पीटना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से क्रिस एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे रोज की दादी की मौत हो जाती है। लेकिन क्रिस के एक्सीडेंट की वजह से रोज उसे खोज लेती है। रोज क्रिस को पकड़ने के लिए अपने दादा को भेजती है, जो वास्तव में वॉल्टर के रूप में रोमन थे। रोज के दादा और जो ऑर्डर ऑफ द कोएगुला के फाउंडर थे, जिनका मकसद था अमीर लोगों को अमर करने का, जो सिर्फ ब्रेन स्विच एक रास्ता था। वॉल्टर क्रिस पर हमला करता है, लेकिन क्रिस अपने फोन कैमरे के फ्लैश का इस्तेमाल करके वॉल्टर के हिप्नोटाइज ट्रांस को तोड़ देता है। वॉल्टर अपनी असलियत में वापस आने के बाद रोज की बंदूक क्रिस को मारने के लिए मांगता है, लेकिन वो वही बंदूक रोज पर चलाकर खुद को भी मार लेता है। घायल होने के बावजूद रोज क्रिस को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती है। बदले की आग में क्रिस उसका गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारने का फैसला करता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है, लेकिन पुलिस के रूप में क्रिस का सबसे अच्छा दोस्त रॉड विलियमसन था, जो अपने दोस्त को बचाने के लिए समय पर आया था। दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं और रोज को आर्मिटेज स्टेट के रास्ते पर मरने के लिए छोड़ जाते हैं। मूवी को देखने के बाद एक सवाल उठता है कि आखिर गोरे लोग सिर्फ अफ्रीकी अमेरिकियों का ही शिकार क्यों कर रहे थे। दरअसल गोरे लोग अफ्रीकी अमेरिकी का शिकार इसलिए करते थे क्योंकि गोरे लोगों के मुकाबले अफ्रीकी अमेरिकी हॉरर मूवीज के लिए ज्यादा पसंद किए जाते थे, और यही वजह थी कि मूवी में सिर्फ काले लोगों को ही चुना गया था।